हेलो फ्रेंड, एसएससी पायनियर में आपका फिर से स्वागत है। आज हमें आरआरबी एनटीपीसी के 500 क्वेश्चनों के सेट के दूसरे भाग में हैं, यानी कि ये डे नंबर 2 है। और इसके लिए पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि पोलियो के टीके की खोज किसने की थी। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी, इसके लिए आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं: मैरी क्यूरी, जोनास साल्क, लुईस पाश्चर या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो भाइयों, पोलियो के टीके की खोज की थी जोनास साल्क जी ने पोलियो के टीके की खोज की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा मिलता है। तो ब्रह्मांड में जो दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व मिलता है वो मिलता है हीलियम। हीलियम ऐसा तत्व है जो ब्रह्मांड में दूसरे नंबर पर प्रचुर मात्रा में मिलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस देश ने, एक्चुअली ये यूएसए है भाई साहब, ये यूएसए है। किस देश ने यूएसए को स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी। तो देश का नाम है फ्रांस। फ्रांस ने यूएसए को स्टैचू ऑफ यूनिटी क्या की थी, भेंट की थी। फ्रांस जो था अमेरिका को स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग किया था, और 1983 में जब पेरिस की संधि हुई थी तो अमेरिका को स्वतंत्रता मिल गई थी, और उसी समय स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में फ्रांस ने उपहार दे दिया था अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अगला क्वेश्चन है डॉल्फिन के समूहों को क्या कहा जाता है। डॉल्फिन की जो समूहें होती हैं उसको क्या कहा जाता है, ये आपका क्वेश्चन है। तो डॉल्फिनों के समूह को पॉड कहा जाता है। पॉड इसका करेक्ट आंसर है, पॉड। डॉल्फिनों के समूह को पॉड कहा जाता है। डॉल्फिन को क्या किया था, मनमोहन सरकार ने राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित कर दिया था, और डॉल्फिन जो है वो गंगा नदी में सर्वाधिक मात्रा में मिलता है, और इसकी संख्या में अभी हाल ही में भारी कमी आई थी, और नदी प्रदूषण एवं जलीय जीव को ये क्षति पहुंचा रही है। हमारे नदियों में जो प्रदूषण हो रहा है उसके कारण डॉल्फिन की संख्या में कमी आई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे भाई साहब जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा, एंड लोकसभा जो थी वो गठित हुई थी 1951 में। 1951 में लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों इस्टेब्लिश्ड हुई थी, दोनों उसी समय हुई थी। और अगर बात करते हैं विट्ठल भाई पटेल की, तो ये केंद्रीय विधानमंडल के स्पीकर बने थे 1926 में, यानी कि 1926 में विट्ठल भाई पटेल थे, और ये पहले थे जो कि केंद्रीय विधानमंडल में स्पीकर के तौर पे बन गए थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 जो है उसके अधीन स्पीकर का पद सृजन होता है। स्पीकर का पद लगाया जाता है 93rd जो होता है। स्पीकर यह साबित करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। ये स्पीकर यानी कि अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष ही ये तय करता है। और स्पीकर अपना त्यागपत्र किसे देता है, स्पीकर अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है, यानी कि जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को दे देता है। और प्रोटेम स्पीकर अस्थाई स्पीकर को कहते हैं, अस्थाई स्पीकर को कहते हैं। ये अस्थाई स्पीकर होता है जब नया लोकसभा का गठन होता है तो उसके पहले, जब लोकसभा का अध्यक्ष बनने से पहले एक प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। और ये क्या होता है, ये अन्य सदस्यों को, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, नवगठित सदस्य होते हैं, उनको शपथ दिलाता है, और इसको शपथ भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए, पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए द आंसर वाज जीवी मावलंकर। मूविंग ऑन फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी। तो एशियाई खेलों में जो स्वर्ण पदक जीती थी वो थी, पहली भारतीय महिला थी कमलजीत सिंधु। कमलजीत सिंधु जो थी वो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। अब एशियाई खेलों का प्रारंभ जो हुआ था वो 4 मार्च 1951 को हुआ था, न्यू दिल्ली से हुआ था। न्यू दिल्ली से 4 मार्च 1951 को एशियाई खेलों का शुरुआत हुआ था, और ये 2018 के एक एसएससी के पेपर में ये क्वेश्चन हुआ आ चुका है। 2014 में एशियाई खेल इंचियोन इसका शुभारंभ हुआ था, और 1982 में एशियाई खेल नई दिल्ली में फिर हुआ था। और अब कहेंगे एशियाई खेलों का जो प्रतीक है उसको क्या कहा जाता है। एशियाई खेलों का प्रतीक है चमकता हुआ सूर्य। चमकता हुआ सूर्य एशियाई खेलों का प्रतीक है। पीटी उषा को गोल्डन गर्ल कहा जाता है एशियाई खेलों की वजह से, और पीटी उषा रेस में 4था स्थान ओलंपिक में प्राप्त की थी। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन यानी कि इसके लिए तो आपका आंसर है
कमलजीत संधू। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। कमलजीत सिंधु was the first women to win the gold medal in ASEAN Games. Moving on for the next question. The next question is जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं? तो एक लाइन का क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका को कहते हैं। कोशिका को ही जीवन की मूलभूत इकाई कहते हैं। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा न्यूनतम छिद्र युक्त है? रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, गाद भरी मिट्टी या खारी मिट्टी? तो अगर इसमें न्यूनतम छिद्र युक्त अगर मिट्टी की बात, छिद्र युक्त जो है तो वो गाद भरी मिट्टी है। गाद भरी मिट्टी जो होती है वो न्यूनतम छिद्र होती है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन ये है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन? ब्रह्म समाज के संस्थापक जो थे वो थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और की कब थी? 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी थी। और आदि ब्रह्म समाज की स्थापना जो थी वो 1866 में देवेंद्र नाथ ठाकुर जी ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई तो उसके बाद बहुत सारे मतभेद हुए थे और उसी समय एक आदि ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी जो थी 1866 ईस्वी में देवेंद्र नाथ ठाकुर जी के द्वारा की गई थी। ब्रह्म समाज जो था वो दक्षिण भारत की स्थापना, जो ब्रह्म समाज यानी कि जो दक्षिण भारत ब्रह्म समाज की स्थापना थी वो रामालू नायडू जी ने की थी। और प्रार्थना समाज की स्थापना जो की थी वो आत्मा राम पांडुरंग जी ने की थी। और ये की कब थी? 1867 में। सत्य शोधक समाज भी बना था उसी समय, उसकी स्थापना की थी ज्योतिबा फूले जी ने। और उसके बाद आर्य समाज की स्थापना हुई। आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती जी ने। हरिजन सेवक संघ जो कि पुणे में हुआ था उसके संस्थापक थे महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। और एक भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी जो कि किया किसने था? केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन की एक कहानी है कि वो ये ब्रह्म समाज से अलग हो गए थे, कुछ मतभेद हो गया था जिसके लिए उन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो मूविंग ऑन फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है राजा राम मोहन राय। प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था? टाइटैनिक एक जहाज था जो कि एक मूवी आई थी लियोनार्डो डिकैप्रियो की, आपने देखी होगी। और ये उसी जहाज की बात किया जा रहा है कि वो जहाज जिसका नाम था टाइटैनिक वो किस देश का था? तो वो जो टाइटैनिक जहाज था वो ब्रिटेन का था। वो जहाज जो टाइटैनिक जहाज था वो ब्रिटेन का था और 1912 में आई थिंक ये डूब गया था। तो 1912 में जहाज जो ये आपने देखी थी मूवी में वो 1912 की घटना थी, वो डूब गया था और पहला ही सफ़र था उसका। और वो ऐसा जहाज बनाया गया था जो कभी ना डूबे और विधि का विधान देखिए कि वो पहले ही सफ़र में डूब गया था। तो इसके लिए आंसर आपका है ब्रिटेन। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी एक उत्कृष्ट धातु है? उत्कृष्ट धातु कौन सी है ये? और आपके ऑप्शंस हैं लोहा, चांदी, कांसा या एल्युमिनियम। इसका सही आंसर है चांदी। चांदी जो है एक उत्कृष्ट धातु है यानी कि एक नोबेल धातु है। गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर और मरकरी भी उत्कृष्ट धातुओं में आती हैं। उत्कृष्ट धातुओं में ये भी आती हैं। इसको देखो याद करने का एक तरीका है ना कि आप जब जाते हैं किसी सिनेमा हॉल में तो वहाँ आपको गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर मिलती है। देखिए जो आपको अलग जो रहेगा वो मरकरी रहेगा, तो उसको आप याद कर लीजिए। बाकी सब आप सिनेमा हॉल की सीटों से याद कर लीजिए, वो सब उत्कृष्ट धातुएं होती हैं। सबसे भारी धातु भाई साहब, सबसे भारी धातु होती है ओसियम। ओसियम जो होती है सबसे भारी धातु होती है और प्लेटिनम जो होती है सबसे कठोर धातु होती है। सीसा की जो उष्मीय एवं विद्युत चालकता होती है वो सबसे कम होती है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका आंसर था चांदी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ये तो आप सबको पता होगा, स्टेप्स जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है और ये कान में पाई जाती है। और फीमर हड्डी जो कि जांघ की हड्डी होती है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। और हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभी मान लीजिए 1 मिनट के लिए ये जीएस में नहीं भी आया तो ये जाके इंग्लिश में आ जाता है।
हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। और हड्डियाँ जो होती हैं मैक्सिमम कैल्शियम और फास्फोरस का संयोजन होती हैं, जिससे वो हड्डियाँ बनी होती हैं। कैल्शियम होता क्या है, एक विटामिन के साथ हड्डियों तथा दांतों को दृढ़ता प्रदान करता है हड्डियों के लिए। और मानव शरीर में आपको पता है कुल 206 हड्डियाँ होती हैं। बाल्यावस्था में जो हड्डियाँ होती हैं कहा जाता है वो ज़्यादा होती हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका आंसर था स्टेप्स। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। पीछे उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा होता है? और इसके लिए आपका आंसर है हमिंग बर्ड यानी कि गुंजन पक्षी। ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए इसी का, ये जो पक्षी होता है ये बहुत छोटा पक्षी होता है, सबसे छोटा पक्षी होता है। और ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है, वहाँ का एक्चुअली वहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। और ये पीछे उड़ता है, नकल करने में कुशल होता है। नकल करने में जो कुशल पक्षी होता है उसका नाम होता है लायर बर्ड, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग मिलता है, जिसका अंडा सबसे बड़ा होता है और वो सबसे बड़ा पक्षी भी होता है। और कैंडोर पक्षी ये संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है, जो कि साउथ अमेरिका में पाया जाता है, कैंडोर पक्षी। और शुतुरमुर्ग विश्व का सबसे बड़ा पक्षी होता है। हमिंग बर्ड विश्व का सबसे छोटा पक्षी होता है और उल्टा भी उड़ लेता है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका आंसर था गुंजन पक्षी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो ऑक्टोपस के खून का रंग होता है नीला। ऑक्टोपस जो होता है वो नीले रंग का खून निकालता है। ऑक्टोपस का जो प्रचलित नाम है वो श्रिंगमीन भी है, इसको श्रिंगमीन भी कहा जाता है। और इसके शरीर में 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, अंतरांग तथा पाद। इसमें श्वसन गिल्स या टिनिडिया द्वारा होता है और इसका उत्सर्जन वृक्कों के द्वारा होता है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका आंसर रहेगा नीला। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? नीला होता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय विज्ञान संस्थान का है कहाँ पे? भारत में भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? तो भारत में भारतीय विज्ञान संस्थान जो है वो बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है भारत के। इसके लिए कुछ और संस्थान है, उसके बारे में चलिए जान लेते हैं। पहला है रमन अनुसंधान संस्थान, ये भी बेंगलुरु में ही स्थित है। रमन अनुसंधान संस्थान। भारतीय खगोल संस्थान, ये भी बेंगलुरु में ही स्थित है। भारतीय दलहन शोध संस्थान, ये कानपुर में स्थित है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान, ये भी कानपुर में स्थित है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान, ये मुंबई में स्थित है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान, ये चेन्नई में स्थित है। तो इन सब संस्थानों को आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, कैसे भी याद कर लीजिए, इट्स अप टू यू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा खेल ओलंपिक से हटा दिया गया है? किस खेल को ओलंपिक से हटा दिया गया है? तो आपके ऑप्शन हैं बेसबॉल को क्या किया गया है? ओलंपिक से हटा दिया गया। अब ओलंपिक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1996 ईस्वी में एथेंस में हुआ था। ये पूछता है क्वेश्चन। ओलंपिक की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति करती है, जिसकी स्थापना 1894 में हो गई थी, 2 साल पहले ओलंपिक की स्थापना के पहले। इसका मुख्यालय जो है वो लुसानी यानी कि स्विट्ज़रलैंड का एक जगह है लुसानी, उसमें इसका हेडक्वार्टर्स है। और 2016 में ओलंपिक जो था वो रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जो ब्राज़ील में है, वहाँ हुआ था। और 2020 में टोक्यो में होगा, जो कि शायद कोरोना की वजह से टल जाए। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन आपकी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आंसर है बेसबॉल। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की थी? तो इसका एक लाइन का आंसर, इसको रट लेना है, वर्जिलियस ने ही वो विधि तैयार की थी। अगला क्वेश्चन है ONGC का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो ONGC का हेडक्वार्टर्स है भाई मेरे देहरादून। ONGC का हेडक्वार्टर्स है देहरादून। उसी के साथ वेल, उसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली। IOC का मुख्यालय भी न्यू दिल्ली है। CIL का मुख्यालय कोलकाता है और OIL का मुख्यालय डुलियाजन है। फॉर दिस क्वेश्चन आंसर इज
देहरादून। मूविंग ऑन फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप जो है ये बैडमिंटन के लिए यूज होता है। ये बैडमिंटन में ये कप मिलता है। बैडमिंटन से जुड़े कुछ और कप हैं, नारंग कप है, चड्डा कप है, अमृत दीवान कप है। तो इसके ट्रिक हैं, उसके लिए हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। पर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन द आंसर इज बैडमिंटन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है? तो वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है, सॉरी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन और उम्मीद पूरी है कि आपको ये पसंद आए होंगे। और अगर आप शुरू से अभी तक बने हुए हैं तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। तो इसी तरह बने रहिए और पढ़ते रहिए और बचे रहिए कोरोना से। घर में रहिए, संक्रमित होने से बचेगा इंडिया जब घर में रहेगा इंडिया। तो मिलते हैं अगले कुछ बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ अगले सीरीज में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।